स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और आज बहुत स्पेशल शो है एफएनओ जंक्शन का, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे हो गए हैं और बाजार भी उसकी जो है आप देख सकते हैं एक अच्छी सलामी दे रही है। निफ्टी बैंक को एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और मिड कैप और ब्रॉडर इंडिसेस भी सपोर्ट कर रहे हैं आज दिन के ट्रेड में। निफ्टी की अगर बात करें आंकड़े की तो लगभग आप कह सकते हैं 24,800 लेवल्स पे थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, बट एक रेंज बाउंड में फंसी है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की, ब्रॉडर इंडिसेस बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को सामने लेके आते तो हमें पता चलेगा कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ राजेश भोसले जी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी। ईटी नाउ स्वदेश में 4 साल पूरे हो गए, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो आप हमारे इस जर्नी में आए हैं। आप ज़रा बताएं कि इस जर्नी में आपको क्या बढ़िया लगा वो बताएं, उसके बाद थोड़ी स्टॉक पिक्स भी हो जाएगी बात। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यस, डेफिनेटली एक अच्छा जर्नी रहा है लास्ट 4 इयर्स। जो स्पेशल थिंग है कि हम यहाँ पे फोकस करते कि कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं तो वो कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी पा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो जर्नी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छी जर्नी रही है एंड मैं विश करता हूँ कि ये जर्नी जो है आगे ऐसे ही बरकरार रहे। जी बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा बाजार का रुख भी ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए और आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे वो भी बता दें। जी देखिए, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है। वेनेसडे को एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्लगिशनेस दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल अभी भी बायस पॉजिटिव है। रणनीति ये रखनी चाहिए कि कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करने की रणनीति रखिए। अगर आप निफ्टी को देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला था वेनेसडे के सत्र में, तो उसी के चलते हुए हम बाय ऑन डिप के रखेंगे। अगर आप निफ्टी स्पॉट्स को अगर आप देखें तो 24,750 के आसपास कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई इंट्राडे डिप आता है इन लेवल्स के आसपास तो 24,670 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में वापस 25,000 और 25,100 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है एंड बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव है। 55,300 के पास अगर कोई डिप आता है तो वहाँ पे बाय करना है। स्पॉट लेवल्स पे 54,900 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 56,300 से 56,500 तक जो है जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है जर्नीज पे जो है हम बात ज़रूर करें। निफ्टी बैंक पे खरीदारी की राय भी 2 है, वेदांता और CDSL, इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो डायरेक्टर साहब इन दोनों कॉल्स को भी एक बार फायर कर दे। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ। अब आगे मुड़ते हैं वैभव जी के पास। तो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव सांघवी आस्क हेड सॉल्यूशन से। हमारे स्पेशल गेस्ट है और आज स्पेशल दिन भी है। ईटी नाउ स्वदेश का 4 साल पूरे हो गए, देखते देखते समय बीत गया है और एक छोटा बेबी चैनल था और आज जो है एक पूरा एडल्ट फुल फ्लेजेड आप कहेंगे कि भारतवर्ष में जो है बहुत प्यार आता है। ईटी नाउ स्वदेश को सारे दर्शक देते हैं। वैभव जी थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। वैभव जी ज़रा बताएं ईटी नाउ स्वदेश की जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे। 4 साल में कैसे ग्रो किया है उसके बारे में पहले बताएं, फिर हम धीरे धीरे करके और भी सवाल लेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी टीम को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज ईटी नाउ स्वदेश ने काफ़ी अच्छी पहल की है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इन्वेस्टिंग ऑन एन ओवरऑल बेसिस। सो ये कांस्टेंट एजुकेशन जो निवेशकों को मिल रहा है, आई थिंक वो उनकी जर्नी को बहुत ही स्मूदन आउट भी कर रहे हैं। तो खूब खूब बधाई आपको सभी लोगों को। जी बिल्कुल। और वैभव सर सवाल रहेगा यही, सबसे पहले शुरुआत करते कि ग्लोबली इंडिया का कैसा सेटअप लग रहा है। अभी तक FIs वापस आए नहीं हैं, धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने
पॉलिसीज़ निकाल लिए हैं, आप जीएसटी रेट कट्स, इनकम टैक्स के रेट कट्स, अब फेस्टिव सीजन भी आ गया है। किस तरह लग रहा है भारत को अगर आप ग्लोबली प्लेस करें? क्या लगता है एफआईज वापस आएंगे? क्या इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट वापस जो है भारत का बन जाएगा? ये क्वेश्चन रादर देन मैं ऐसे पुट करूंगा कि वेदर एफआईज आएंगे या नहीं, ऐसी बात नहीं है। कब आएंगे ये एक क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज ये चॉइस नहीं है कि वो इंडिया में निवेश करे या नहीं करे। इट इज जस्ट अ मैटर के व्हेन दे वुड इन्वेस्ट। नाउ ये जानने के लिए आई थिंक दो मुख्य पहलू हैं यहाँ पे। वन, अगर आप देखें कि फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव और फेड इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव एक डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है ऑलवेज कि जब भी हम हायर रेट्स देखते हैं फेड में, तभी हम ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में काफी रिडेम्पशंस देखते हैं जनरली। तो अगर आप इसे ट्रेस करें 2021 में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़नी चालू हुई, वहां से अब तक हम देखें तो जनरली हमारे फ्लोज इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट में नहीं आए हैं। सेकेंडली, अगर हम दूसरा पहले की बात करें कि विद इन इमर्जिंग मार्केट्स जिस हिसाब से अंडरवेट और ओवरवेट हो रहा है, एट दिस पॉइंट इन टाइम इन्वेस्टर्स और निवेशक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं ज्यादा करके वेट वो चाइना, ताइवान और कोरिया जैसे इकोनॉमी में डाल रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि वहां उनको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए थीम प्ले करनी है और काफी फ्लो हम विद इन द इमर्जिंग मार्केट काफी रीबैलेंसिंग देख रहे हैं। ऐसा वक्त था जहां इंडिया काफी ओवरवेट चलता था विद इन इमर्जिंग मार्केट बास्केट, अभी साइजेबल अंडरवेट है। ऑन एन ओवरऑल बेसिस जब हम अर्निंग्स रिकवरी देखेंगे इंडिया में, तभी हम देखेंगे कि ये एफपीआईज काफी अग्रेसिवली आके इंडिया में निवेश कर सकते हैं। अभी उसे 3 महीने लगे या 6 महीने लगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई थिंक द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर कि एफपीआईज फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि एफपीआईज लॉन्गर टर्म के लिए भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सर, अगर बात करना हो कि कौन से सेक्टर्स में जो है आपको वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है, कौन सेक्टर्स में जो एक अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है, फंडामेंटली क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं, जरा पॉजिटिव वाले सेक्टर्स के बारे में बताएं जहां पे आपकी नजर है। अगर हम देखें कि कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेड की तरह हमें देखना चाहिए। और व्हाई डू आई से, बिकॉज अगर हमने लास्ट 10 साल में देखा कि गवर्नमेंट का क्लियर फोकस सप्लाई साइड पे रहा है अभी तक, और सप्लाई साइड की बात करें तो काफी रिफॉर्म्स आए हैं, फ्रॉम जीएसटी टू बैंक्रप्सी लॉ टू कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, मेक इन इंडिया, पीएलआई, वो सभी अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो काफी तरीके से उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर को बूस्ट और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट दिया हुआ है, इन एडिशन टू द केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है। हमें लगता है ये कंटिन्यूड रहेगा। बट इन एडिशन टू दैट, अगर हम लास्ट 1 साल की बात करें तो एक्स्ट्रा फोकस हैज कम इनटू कंजम्पशन साइड, राइट फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने काफी रिफॉर्म्स देखे हैं, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स रिडक्शन, जीएसटी रिडक्शन फॉर कंज्यूमर। ऑल इन ऑल हमें नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स अगर देखें तो कंजम्पशन एक बड़ा सेक्टर बैठ सकता है, राइट फ्रॉम डिस्क्रेशनरी टू स्टेपल्स। सेकेंड, हमें कंटिन्यूड फोकस लगता है कि केपेक्स ड्रिवन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी। लास्टली आई थिंक प्राइवेट बैंक्स, जो हमें लगता है कि 1 क्वार्टर के अंदर हमें लगता है कि बॉटम आउट काफी अच्छी तरह से हो जाएगा और वहां से काफी अच्छी रिकवरी भी देगी। ऑल इन ऑल डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो हम नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स के लिए देख सकते हैं कि अच्छा मोमेंटम रहेगा। डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे नज़र रखिए, अगले 24 महीने में यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा और बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। चलिए, धन्यवाद वैभव सर, आप हमारे साथ जुड़े और ईटी नाउ स्वदेश के जो 4 साल के एनिवर्सरी यहाँ पे आपने 4 चांद लगाया। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर और भी अहम गेस्ट हैं हमारे साथ और एफएनओ जंक्शन में कुछ खास कॉल सब लेके आने वाले हैं हम।
स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और ऑफ कोर्स आप बाजार की बात करें तो एक छोटे से रेंज में बाजार फंसा हुआ है। हालांकि मेटल्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, आज हमारा स्पेशल ओकेजन है। ईटीना स्वदेश की 4 साल पूरी हो गई है और अब हमारे साथ मार्केट के गेस्ट जो है स्पेशल गेस्ट शरद टंडन जुड़ रहे हैं, जो कि फंड मैनेजर है इन्वेस्ट एस ईस्ट से। गुड मॉर्निंग शरद सर। ज़रा बताएं ईटीना स्वदेश की जर्नी में आपकी क्या राय रहेगी? 4 साल हो गए हैं, ज़रा बताएं। हम अपने आप को बोल सकते हैं हम 4 साल के बालक हो गए हैं। क्यूरियोसिटी हम सब में ज़्यादा है। आप लोगों ने पिछले 4 साल में जो यात्रा तय की है, 3 चीज़ें उसमें जो उभर के आती हैं। एक तो रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन मार्केट में, दूसरा नॉर्दर्न बेल्ट में जहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज़्यादा थे, अपने से पहले कुछ ज़्यादा चैनल नहीं थे ऐसे हिंदी भाषा में जो उनको मार्केट के बारे में ज्ञान दिला पाए। उस जर्नी में एक आपने अच्छा कदम उठाया है। होपफुली ये कदम ज़्यादा लंबे समय तक चले, एंड दैट्स व्हाट माय बिलीव इज नेक्स्ट 20 years 25 years लेट अस टुगेदर ग्रो द मार्केट। यही आशा रहेगी कि आप मार्केट को हम ग्रो करें, रिटेल निवेशकों को ईटीना स्वदेश हर कोने भारत में और इवन ग्लोबली जो भी हिंदी समझते हैं वो देखें कि ईटीना स्वदेश कितना बड़ा हो गया है। लेकिन शरद सर, सवाल ये रहेगा आपसे कि इंडियन मार्केट्स अब कैसे जो है सेटल है? अगर ग्लोबल मार्केट्स के साथ बात करें तो अब भारत का जो है आप देखें अगले 3 से 4 साल में कहाँ पे ग्रोथ इंजन्स रहने वाले हैं, ज़रा बताएं। अगर हम देखें आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या चीज़ के बदलाव हो रहे हैं। हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, जीएसटी कम किया, एंड रिटेल मार्केट बढ़ रही है। रिटेल पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में डीमैट अकाउंट आए हमारे हिसाब से करीब 20-21 करोड़ के आसपास होंगे। 3-4 साल पहले करीब 7-8 करोड़ थे। अगर ये हो रहा है तो इसका एक दर्शाना बहुत सिंपल है कि अगर ये 4 चीज एक साथ चलेंगी तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा चलना चाहिए। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम कई चीजें कर सकते हैं, अलग अलग सब सेक्टर खोज सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आई पीएलआई की, तो क्या मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलेगा? मेक इन इंडिया में क्या चलेगा? आज की तारीख में हम देख रहे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा स्कर्मिश हुआ पाकिस्तान इंडिया, इट उसमें हमने क्या देखा? ड्रोन देखा, चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग देखा। अगर हम ये सेगमेंट देखेंगे, हम ऐसे पोर्टफोलियो में जाएंगे, ऑल्टरनेट एनर्जी विच इज अ सेगमेंट, इंटरनल फेसिंग जो सेगमेंट्स होंगे वो मार्केट में कंपैरेटिवली एक्सटर्नल फेसिंग से ज्यादा बेटर अगले 2 से 3 साल में करनी चाहिए। इस तरह से अपने को अपने रिटेल इन्वेस्टर को हैंड होल्ड करके उसी डायरेक्शन में एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो अगले 3 से 4 साल में, एंड स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग ओनली खेलता है, जो शॉर्ट नहीं करता है कहीं पे, उसका पैसा उस सेगमेंट में बनना चाहिए। हमारा अपना मानना यह है। जी बिल्कुल, लॉन्ग ओनली सोच भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखने मिलते हैं। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब, हम दिखा सकते हैं कि 4 साल के जर्नी में कितने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप से कंपाउंडिंग रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शरद सर, ज़रा बताइए कौन से सेक्टर्स में आपको जो है अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी? अगर आपको जो है देखना पड़े निवेश के तौर पे, लंबे अवधि के लिए ही पकड़ते हैं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं बात करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कौन से सेक्टर्स लगते हैं आपको कि बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनके रीजंस क्या हैं? तो शरद, आज की तारीख में भारत में जो रिटेल निवेशक है उसकी स्थिति जानते हैं कैसी है? एक 4 साल के बालक को आप एक कैंडी स्टोर में छोड़ दीजिए, जिधर वो नजर देखता है उसको नई कैंडी दिखती है और वही अट्रैक्टिव रहती है। तो वैसे ही हमारे रिटेल निवेशक के पास आज की तारीख में जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सेक्टर है। बहुत ही कम सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर है वो भी अगले 2-3 क्वार्टर में, जैसे आईटी है, बचाने लायक है अभी अगले 2-3 क्वार्टर में। इंटरनल कंजम्पशन आप रियल एस्टेट ले लें, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री ले लें, बैंकिंग ले लें, बिकॉज अगर मेक इन इंडिया चलेगा, कैपेक्स होगा तो बैंक्स अच्छा करेंगे। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि डेटा सेंटर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज कभी ना कभी हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा एग्रेसिवली, बिकॉज आज की तारीख में जितने भी ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, वेदर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, सब में वो लग रहे हैं। अगर ये चलेंगे तो हमारे लिए रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो चलेगा, सिल्वर चलना चाहिए, गोल्ड थोड़ा चलना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स गेट इनटू दैट
solar panel manufacturing, chip manufacturing, and everything should do well logically. So हमारी खुद की 22 आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंटरनल कंजम्पशन पावर, पेंट्स, ऑटोमोबाइल आर top three segments. Avoidable is IT for next 2-3 quarters. तो आईटी को अवॉइड करके रखे अगले 2 से 3 क्वार्टर में, और ऑफ कोर्स कंजम्पशन नेम्स पे भी जो है कहीं कहीं राय रहेगी। थैंक यू वेरी मच शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और ईटी नाउ स्वदेश के एनिवर्सरी पे अहम ओपिनियंस रखे और हमें विश किया। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन Thanks, चलिए शरद। अब आदित्य अरोड़ा के पास चलते हैं और ईटी नाउ स्वदेश के ग्रोथ स्टोरी में आदित्य जी भी जो है, इनका जो है डे 1 से ही सपोर्ट रहा है और ऑफ कोर्स उनकी टेक्निकल कॉल्स भी बहुत अच्छी है, जाने माने हैं भारत में। गुड मॉर्निंग आदित्य, बताएं आपकी जर्नी कैसी रही ईटी नाउ स्वदेश में? वेरी गुड मॉर्निंग शरद जी। उम्मीद है कि आप काफ़ी खुश होंगे। 4 साल कंप्लीट किए ईटी नाउ स्वदेश ने, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और ईटी नाउ स्वदेश की टीम को। मैंने खुद विटनेस किया है इतने सालों से कैसे एक नया चैनल इंट्रोड्यूस हुआ था, और आज कितने सारे मेरे जान पहचान के लोग हैं वो कहते हैं कि हम ईटी नाउ स्वदेश सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल्स है काफ़ी दमदार आते हैं और काफ़ी रेलिवेंट बातें होती है, जो काफ़ी जार्गन से दूर है, एक सिंपल भाषा में आती है जो एक निवेशक समझ पाते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मेरे दोस्तों से, जान पहचान वालों से देखने को मिला है, और बहुत शानदार जर्नी है। उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट ऊपर ही ऊपर जाए, ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट लगाए। जी बिल्कुल। जाते जाते एक कॉल तो देते जाइए आदित्य, अगर आपको एक टेक्निकल पिक देना पड़ता तो कौन सा रहता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाजार थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है और हमारे मार्केट में एफआई सेलिंग काफ़ी बनी हुई है। तो मुझे कोई स्क्रीमिंग बाय तो नहीं दिखता, बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में डिफेंसिव प्ले खेला जा सकता है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। इसमें एफएमसीजी बास्केट एक अच्छा स्टेडी परफॉर्मर है। इसमें मैंने एक स्टॉक ढूंढा है, ब्रिटानिया, करंटली 6000 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे बुलिश व्यू लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 5800 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 6200 से लेके 6300 के। तो ब्रिटानिया पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। अभी देखिए ब्रिटानिया 6000 के ऊपर है, डिफेंसिव प्ले है, तो ये चॉइस जो है आदित्य का है। थैंक यू वेरी मच आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े इस शॉर्ट नोटिस में और ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल के एनिवर्सरी पे सेलिब्रेशंस के साथ हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलिए आज एफएनओ जंक्शन को अभी बस यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें। ईटी नाउ स्वदेश में हमारी 4 साल की जो सालगिरह है उसकी सेलिब्रेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं।